जीका वायरस रोग मुख्य रूप से डैश के द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो वो है एडीज मच्छर के कारण, ऑप्शन नंबर सी। तो जीका वायरस रोग मुख्य रूप से एडीज मच्छरों के द्वारा प्रसारित एक वायरस के कारण होता है, जो कि ज्यादातर दिन के समय में काटता है। यह एक मच्छर जनित फ्लैवी वायरस है जिसे पहली बार 1947 में युगांडा के बंदरों में पहचाना गया था। इसे बाद में 1950 में युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया में मनुष्यों में पहचाना गया। अगला प्रश्न है कि आधार दर यानी कि बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि डैश के द्वारा अनुमानित होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमानित होने पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो वो है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं नेचर क्योर, इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की पुस्तक है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। सरोजिनी नायडू की पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। तो वो थी जामा मस्जिद। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था 1650 में। शाहजहां के द्वारा प्रारंभ कराया गया था और 1656 में इसे पूर्ण रूप से तैयार किया गया। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना एक शानदार नक्काशी वाला मस्जिद है, जबकि खिड़की मस्जिद फिरोज शाह कोटला और तुगलकाबाद का निर्माण तुगलक काल में हुआ था 1320 से 1414 के मध्य में। अगला प्रश्न है कि भूगोल में मेंढर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो ये संबंधित है नदी से, ऑप्शन नंबर सी। नदी विसर्प जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो क्षैतिज अपरदन से अधिक प्रभावी होने के कारण घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती हैं। नदियां सीधे मार्ग के बजाय टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर चलती हैं, जिससे नदियों के मार्गों में अनेक मोड़ बन जाते हैं और इन्हीं मोड़ों को नदी विसर्प कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पित्राद्वैरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है, ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर के शासनकाल के अंत तक पूरी तरह से संगमरमर से बनी इमारतों के निर्माण और दीवारों को अल्प मूल्यवान पत्थरों से बने फूलों की रूपरेखा से सजाने की प्रथा शुरू हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। तो वो है लाहौर। तो बाबर की है काबुल में और जहांगीर की है लाहौर में। बाकी सभी की है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। इन सभी की कब्रें हैं भारत में। हुमायूं की है दिल्ली में, अकबर की सिकंदराबाद, शाहजहां की आगरा और औरंगजेब की औरंगाबाद। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी। तो ये बनी थी कांसे से। इसकी ऊंचाई थी लगभग 4 इंच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पाओलो रोजी स्पेन। बाकी पेले ब्राजील, डियोगो माराडोना अर्जेंटीना और काइलियन मबाप्पे फ्रांस। ये तीनों संबंधित है एक दूसरे से। विभिन्न देशों से संबंधित खिलाड़ी। तो ब्राजील से संबंधित है पेले, डिएगो माराडोना से संबंधित है अर्जेंटीना और काइलियन मबाप्पे संबंधित है फ्रांस से। जबकि जो पाओलो रोजी इटली के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। तो ये समाप्त हुई थी 2012 में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है कि भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभ और संबंधित मुद्दों के संबंध में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 5 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। ऑप्शन सी भाग है 5वां। भाग 5 में है संसद के एक संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। भाग 6 संबंधित है राज्य से संबंधित प्रावधान से। भाग 7 का संबंध है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त किया गया था। भाग 7वां। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरी हुई थी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। और चौथी हुई थी ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल होता है। अब अगला प्रश्न है इसमें कि डैश कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। तो वो है डोल्ड्रम्स, ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है जहां केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं प्रवाहित होती हैं। क्षैतिज वायु धाराओं के अभाव के कारण इस क्षेत्र में पवनें शांत होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को शांत पवन की पेटी या डोल्ड्रम कहा जाता है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। अगला प्रश्न है कि 1984 में काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। इस पार्टी का राजकीय प्रतीक चिन्ह है हाथी। अगला प्रश्न है कि सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से। सामवेद की बात करें तो सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। अगला प्रश्न है कि एक फोटो वोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो वो है प्रकाश ऊर्जा। फोटोवोल्टिक सेल तो ये प्रकाश ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। डायनामो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमन समय अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 120 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। फुटबॉल में अतिरिक्त समय का विचार 1897 में संशोधन के साथ नियमों में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि वास्तुकला की सरकी शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में
1359 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान के दौरान में करवाई थी। यह दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने मलिक उस सर की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसके द्वारा स्थापित राजवंश है सर की राजवंश। सर की सुल्तान ज्ञान और संस्कृति के महान रक्षक थे। सर की सुल्तानों के समय में जौनपुर में हुई सांस्कृतिक विकास के कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो वो है देवमाली, ऑप्शन नंबर सी। देवमाली भारत के उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में पूर्वी घाट में स्थित एक ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 1672 मीटर और यह उड़ीसा राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन डैश के पास स्थित है? तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम के पास, ऑप्शन नंबर डी। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा संचालित एक भारतीय लॉन्च स्टेशन है, जो कि है तिरुवनंतपुरम में, जो पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो वो है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी। रागों के नाम और उनकी विशेषताएं। तो पहला है राग मालकोस, तो इसे रात्रि के तीसरे पहर में गाया जाता है। राग भैरवी, तो भक्ति रस के इस राग का गायन प्रातः काल में किया जाता है। राग हिंडोल, यह बसंत ऋतु में प्रातः काल गाया जाने वाला एक मधुर राग है। राग श्री, तो शरद ऋतु में सूर्यास्त के समय गाया जाने वाला मधुर राग है। राग पूर्वी, तो राग पूर्वी सांझ काल में गाया जाने वाला राग है। जबकि जो श्रृंगार है ये भारतीय संगीत का राग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कूका आंदोलन असम से, क्योंकि कूका आंदोलन का संबंध है पंजाब से। फरेजी आंदोलन का संबंध बंगाल से है। मोपला विद्रोह का संबंध है मालाबार से और पॉलीगर विद्रोह का संबंध है कुर्नूल से। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया था 1986 में, ऑप्शन नंबर ए। यह राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था बीपीएल आबादी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता शौचालयों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है कि डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो वो है इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर एक। भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित विभिन्न समितियां हैं। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं कि राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपना वार्षिक लेखा आयकर विभाग को जमा करवाना चाहिए। पार्टियों को चुनाव खर्चा का पूरा लेखा जोखा चुनाव आयोग को देना चाहिए। केवल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ही राज्य का समर्थन दिया जाना चाहिए। अगली है तारकुंडे समिति 1974, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 और बोहरा समिति 1993। ये समितियां भी चुनाव सुधारों से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो डैश को प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है वृक्क यानी कि किडनी को। नेफ्राइटिस की स्थिति में किडनी में फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है। सूजन की इस स्थिति को चिकित्सकीय भाषा में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थिति वृक्क के सामान्य कार्यों को प्रभावित कर देती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डैश रोगी के द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है? तो अल्प रक्त शर्करा रोगी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। हाइपोग्लाइसीमिया, तो इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है।
इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह तथा अति स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाते हैं। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर हाइपोग्लाइसीमिया रोगी के द्वारा मॉनिटर के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पूलज शब्द डैश को निर्दिष्ट करता है। तो सालाना खेती योग्य भूमि, ऑप्शन नंबर बी। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में भूमि के निम्नलिखित वर्ग थे। पूलज, तो वह भूमि जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती है और उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। दूसरी है परती, तो वह जमीन जिस पर खेती कुछ दिनों के लिए रोक दी जाती है ताकि भूमि अपनी उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त कर सके। अगली है चाचर, तो वह भूमि जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। बंजर भूमि वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई। अगला प्रश्न है कि खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं कछारी मृदा से, एलुवियल सॉइल से। जलोढ़ या कछारी मृदा, तो यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी देश के लगभग 42% क्षेत्रफल पर पाई जाती है और यह दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे कहा जाता है बांगर और नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है खादर। अगला प्रश्न है कि द शैडो लाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर बी। अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है मेलुहा की मृत्युंजय। अरुंधति राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और रवीश कुमार की पुस्तक है द फ्री वॉइस। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं जिसे बावली भी कहा जाता है, अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है। तो यह है दिल्ली में। अग्रसेन की बावली एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो कि नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास स्थित है। इस बावड़ी में सीढ़ीनुमा कुएं में लगभग 105 सीढ़ियां हैं। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन के द्वारा इसे बनवाया गया था। 2012 में भारतीय डाक के द्वारा अग्रसेन की बावड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भारत सरकार के द्वारा संरक्षित है और इस बावड़ी का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान देश में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये दिया जाता है हिंदी में, ऑप्शन नंबर 1। तो इस पुरस्कार को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था और पहला व्यास सम्मान मिला था 1991 में रामविलास शर्मा और इनकी कृति का नाम था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो वो है पहला भीमबेटका छत्तीसगढ़ वाला। बाकी हम्पी कर्नाटक में है, कोणार्क उड़ीसा में है, फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश में और भीमबेटका है एमपी में। भीमबेटका एमपी मध्य प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी यूपी उत्तर प्रदेश और कोणार्क उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी। तो बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर 1। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया और इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है कि डैश वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। तो वो है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुदाब मापने के लिए इसका उपयोग होता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए और एनीमोमीटर का उपयोग होता है हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए। अगला प्रश्न है कि
11 दिसंबर 1901 को स्थापित की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। तो ये है असम में ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि योनो यू ओनली नीड वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डैश के द्वारा पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो एसबीआई के द्वारा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित हुए थे? तो ये आयोजित हुए थे 2010 में।